अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की फसल में लगने वाले विभिन्न कीटों का नियंत्रण, अधिक शहद प्राप्त करने हेतु मौन बक्सों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य, ब्रॉडबेड जीरो टिलेज यंत्र द्वारा गेहूं की खेती पर जानकारी, सरसों का रबी तिलहनी फसलों में प्रमुख स्थान है और इसकी खेती हमारे प्रदेश में व्यापक रूप से की जाती है। अतः हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। तो कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर हेम सिंह। आज मैं किसान भाइयों आपको सरसों की फसल में लगने वाले मुख्य कीट और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो किसान भाइयों, बुवाई से लेकर और कटाई तक सरसों में कई सारे कीट लगते हैं, जिनमें सबसे पहले जो दीमक है वो जब हम बुवाई करते हैं, पौधा 10 से 15 दिन का होता है तो उसकी जड़ों को काट के हानि पहुँचाती है। और जब जड़ें कट जाती हैं तो पौधा पीला पड़ जाता है और फाइनली सूख जाता है। तो उसका जो प्रबंधन है, उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि खेत में क्या दीमक की समस्या है। यदि दीमक की समस्या है, इसे जानने के लिए हमारे किसान भाई कच्चा गोबर लें और वो 5-6 स्थान पर खेत में डाल दें और 3-4 दिन बाद उसे इकट्ठा कर लें। जब आप इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दीमक के जो कीड़े हैं वो आपको मिलेंगे। यदि ऐसा है तो हमारे किसान भाई उसका पहले प्रबंधन करें, उसके बाद खेत में बुवाई करें। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई हमारे जो है बवेरिया वेरसियाना नामक दवा एक फफूंदनाशक है जो जैविक कीटनाशी है। इसकी 5 से 6 किलोग्राम मात्रा को लेके 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के और उसे छायादार स्थान में फैला दें और उसमें पानी की मात्रा को लगातार मिलाते हैं, जिससे कि उसका जो नमी है वो कम ना हो। जब वो पूरा गोबर की खाद जो है सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाए तब 1 हेक्टेयर खेत में उसे बखेर के और जुताई कर दें, जिससे कि हमारे इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। यदि किसान भाई हमारे इसको पहले नहीं कर सके हैं तो जिन खेतों में लग चुकी है उसमें भी हम उसके लिए क्लोरोपायरीफास नामक दवा है जो 4 से 5 लीटर दवा लेकर वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी के साथ डालें या बालू में मिला के मिक्स करके उसे खेत में पूरा छिटक दें और फिर पानी लगा दें। इससे भी हमारे इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा एक इसमें लगने वाला कीट है वो है सरसों की आरा मक्खी। सरसों की आरा मक्खी है जो पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी सूढ़ी भूरे रंग की होती है और रात के समय में निकल के पत्तियों को खाती है, दिन के समय में ये छुपी रहती है। ये लगभग 1 से 1.5 माह तक फसल को नुकसान पहुंचाती है। और जैसे यदि हम उसके जो गिडार है उस कैटरपिलर्स को यदि हम छूते हैं तो छूने पर ये ज़मीन पर गिर जाती है और जैसे लगता है जैसे कि ये सूढ़ी मर गई हो। तो ये भी सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाती है। एक बिहारदार बालदार सूढ़ी है वो भी सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाती है। वो पूरी पत्तियों को खा जाती है और वो ज़मीन पर टहलते हुए आपको देखी जा सकती है। यदि खेत में इसका प्रकोप होता है तो इसके लिए भी हम प्रबंधन कर सकते हैं। उसे पत्तियां जब खा जाते हैं तो पौधे सूख जाते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती और केवल पत्तियों की तनाएं शेष बचती हैं और पूरी पत्ती को चट कर जाती है।
जो इस तरह के जो कीट हैं, इन कीटों का प्रबंधन एक बार में ही हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको किया जा सकता है जी। क्योंकि ये लेपिडोप्टेरन्स ग्रुप के कीट हैं, इनके लिए हम जो ट्राइको कार्ड आता है, हमारा ट्राइको कार्ड लें और उसके 50,000 से 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उपयोग करें, जो 1 सप्ताह के अंतराल पर 1 से 1.5 माह की फसल होने पर लगाएं। तो ये जो इसका एग पैरासिटॉइड है, वो अपने अंडे, जो ततैया है इसका, वो अपने अंडे उसके अंडे में अंडे दे देता है, जिससे कि जो कीट है उसके अंडे समाप्त हो जाते हैं। एक सरसों में और कीट लगता है, सरसों की तितली, जिसे पायरस ब्रेस्की के नाम से जानते हैं, सरसों की तितली लगती है। इसके मैनेजमेंट में भी हम ट्राइको कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम एमिडाक्लोप्रिड की 200 ml मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर भी स्प्रे करके इसको रोका जा सकता है। इसमें एक बीटी जो जैविक नियंत्रण है, बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis, उसकी 1 लीटर मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, तो उससे भी इन तीनों कीटों का, ये जो गिड़ान है, क्षति पहुंचाने वाले कीट हैं, इनका से बचा जा सकता है। एक कीट है जो सरसों में फूल आने की अवस्था पर आता है, जो है उसे चैंपा कीट के नाम से बोलते हैं, माहू है। तो इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकोप होने पर ये रस चूसता पत्ती और तनों से, वह जो फल बनते हैं उनसे रस चूसता रहता है, और रस चूसने के बाद किसान भाई ये जो है, जब पत्तों को पौधों का रस चूस लेता है तो पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और जो फलियां हैं वो भर नहीं पाती, दाना छोटा रह जाता है, और इसका अत्यधिक प्रकोप होने पर फसल को 50 से 60-70% तक नुकसान हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई एक जैविक बायो एजेंट है, क्राइसोपर्ला कार्निया की 2 से 2,500 सूड़ी या अंडे लेकर यदि हम रिलीज करते हैं तो हम उस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें एक ध्यान देने की बात यह भी है कि इसका एक प्रेडेटर कीट है जो लेडी बर्ड बीटल है, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, लाल कलर का कीट होता है, जिसके पंखों पर 7 ब्लैक स्पॉट, काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। यदि वो कीट खेत में अवेलेबल है तो वो इस कीट के निम्फों को, जो छोटे कीड़े हैं माहू के, उनको खाता है। तो किसान भाई यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो हमें कोई भी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर देगा। यदि ये सब हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो किसान भाई इसमें हमारे एमिडाक्लोप्रिड ले लें, या फिर हमारा और बहुत सारे फॉस्फोमिडान्स है या डाइमेथॉइड है, ये इंसेक्टिसाइड लेकर, डाइमेथॉइड यदि ले रहे हैं 500 से 700 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम यूज करें, जिससे कि हमारे किसान भाई 2 स्प्रे करें, जो अल्टरनेट स्प्रे में अलग अलग इंसेक्टिसाइड का यूज करें। यदि हम पहले एमिडाक्लोप्रिड डालना है तो डाइमेथॉइड डालना चाहिए, डाइमेथॉइड के डालना है तो फॉस्फोमिडान डालना चाहिए, जिससे कि हमारे कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है। एक इसमें बग भी लगता है, क्रूसीफेरस बग है, बरगाडा हिलेरस, उस कीट को यदि बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो उसमें भी हमारे इस जो इंसेक्टिसाइड बताएं, इनका स्प्रे करके उनसे विधिवत बचा जा सकता है। यदि किसान भाई हमारे ऐसा यदि करते हैं तो इससे किसान भाइयों की फसल को कीड़ों से होने वाली। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अधिक शहद प्राप्त करने हेतु मौन बक्सों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, अतः वो मधुमक्खियों से अधिक शहद प्राप्त करने हेतु मधुबक्सों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करें, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गंगोह सहारनपुर के एक मौन पालक अजय सैनी से। किसान भाइयों, अब एक किसान भाइयों के सामने एक समस्या आमतौर से आती है कि अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता, या उत्पादन की गुणवत्ता किन्हीं कारणों से प्रभावित होती है मधुमक्खी पालन में। या तो शहद उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता, हो भी जाता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो मैं किसान भाइयों को कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा उत्पादन अपने मौन वंशों से किस प्रकार लें। देखिए किसान भाइयों, एक तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो प्रचलन है मधुमक्खी पालन का, वो जो मधुमक्खी पालन का सही तरीका है, हम लोग उससे हटते जा रहे हैं। सही तरीका है कि हम लोग बी कीपिंग मधुमक्खी पालन जो करें वो सुपर में करें,
और आम तौर से हमारे किसान भाइयों ने, हमारे मधुमक्खी पालकों ने सुपर का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया है। कुछ ही चुनिंदा किसान हैं जो मधुमक्खी पालक हैं जो अपने यहाँ सुपर का प्रयोग करते हैं। कई बार जब बात करते हैं, किसानों को सुझाव देते हैं, तो कई किसान तो ये कहते हैं कि जी हमारे सुपर तो चढ़ा दें, लेकिन सुपर लायक होती ही नहीं, हमारी मधुमक्खियाँ सुपर में आती ही नहीं। उनका कारण होता है कि उनकी रानी जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसकी अंडे देने की क्षमता कम होती है, जिस कारण वो ज़्यादा वर्कर मधुमक्खी पैदा नहीं कर पाती और वो सुपर में नहीं आ पाती। तो किसान भाइयों, आपको जब आप शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत जब विभाजन से होती है, जब आप रानी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तो उस समय ही आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तो कि किस प्रकार हम लोग ज़्यादा अंडे देने वाली रानी का उत्पादन करें। सबसे पहले तो आप सुपर का प्रयोग करें। अब कहेंगे सुपर लगें कैसे, उसके लिए आपको रानी अच्छी बनवानी पड़ेगी। जब आप रानी बनवाते हैं तो एक तो विभाजन आप जो है वो शक्तिशाली विभाजन करें, 8 फ्रेम से कम का विभाजन ना करें। दूसरे, जब विभाजन आपने कर दिया तो 3 दिन के बाद उससे पहले एक ध्यान रखें कि जब विभाजन आप करें तो एक चयन कर लें, पहले सिलेक्शन कर लें अपने मौन वंशों का कि जिनकी रानी अच्छी है, जिनमें रानियों की अंडे देने की क्षमता ज़्यादा है, नई रानी हैं, घर में सफाई रखती हैं और उन कम काटती हैं, तो ऐसे अच्छी गुणवत्ता की रानियों का चयन करें। आप उन्हीं रानियों का अंडा रानी निर्माण में प्रयोग करें। जब आपने विभाजन कर दिया, उसके बाद ऐसी रानियों का अंडा ही उनको मौन वंशों को दें रानी बनवाने हेतु, ताज़ा अंडा, 24 घंटे का अंडा, ताकि वो उनसे रानी बना सके। तो इस प्रकार एक तो अच्छी क्वालिटी की रानी आपको पैदा होगी। एक काम आप और कर सकते हैं, जब आपने विभाजन किया तो 3 दिन के बाद जो सेल उठा देते हैं छोटे छोटे, उसमें फिर रॉयल जेली डालना शुरू करती हैं वर्कर मधुमक्खियाँ। तो उस समय आप जो छोटे छोटे सेल होते हैं उनको अलग अलग फ्रेम पे 2 सेल छोड़ करके आप बाकी सेल को नष्ट कर दें, ताकि उनको ज़्यादा मात्रा में रॉयल जेली खाने के लिए मिले। ज़्यादा रॉयल जेली मिलेगी तो रानी आपकी निश्चित रूप से अच्छी होगी। जब रानी आपकी अच्छी होगी, रानी आपकी निकल गई, 15 दिन में रानी निकल जाती है, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा कलर पेंट उन बक्सों के ऊपर लगा दें, क्योंकि कलर इफेक्ट जो है वो बहुत प्रभावित करता है रानी मधुमक्खी, क्योंकि बार बार बाहर नहीं निकलती है, कम बाहर निकलती है, उसके घर की पहचान कम होती है। कलर आपने लगा दिया तो अपने कलर को देख करके वो बाहर जाएगी, मेट होकर के वापस आ जाएगी, तो इससे आपका मेटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। आपके आम तौर से जो है वो 80-90% जो है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपका मेटिंग परसेंटेज हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा जो है गर्भित रानियाँ प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार जो है, जब अच्छी रानी आपकी पैदा होगी, उसके अंडे देने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो निश्चित रूप से आपके जो मौन वंश है वो सुपर मांगेगा। सुपर उसके ऊपर लगाएं। देखिए, जो सुपर से शहद का उत्पादन होगा वो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसकी डबल प्रोसेसिंग हो जाती है। जो ब्रूड चैम्बर में हनी होता है किसान भाइयों, ये आप ध्यान रखें कि वो मधुमक्खियों के अपने खाने के लिए होता है, और जो सुपर में हनी होता है वो उनका सरप्लस हनी होता है, जिसको वो परफेक्ट तरीके से प्रिजर्व करती हैं, स्टोरेज करती हैं, और वो शहद ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होता है। तो उसको सुपर से जब आप शहद निकालते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादातर शहद निर्यात होता है, तो निर्यात में आपको अच्छा जो है उसका मूल्य मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप सुपर की बी कीपिंग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, और आपके जो उत्पादन की गुणवत्ता है, शहद की गुणवत्ता है, वो भी अच्छी होगी। आपकी मधुमक्खियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, आप मौन वंश भी बढ़ा सकते हैं, विभाजन करके ज़्यादा कॉलोनी आपको मिलेंगी, तो कॉलोनी बेच करके भी आपकी आमदनी हो सकती है। किसान भाइयों, एक आपको मैं और ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने मौन वंशों में अंधाधुंध दवा का प्रयोग ना करें। देखिए, आमतौर से माइट की समस्या इस समय भारतवर्ष में ज़्यादा है, तो माइट को अगर आप सल्फर, फॉर्मिक और मिथाइल सैलिसिलेट की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक कोई भी दवा भूल कर ना दें, कुछ भी हो, क्योंकि एंटीबायोटिक से आपका जो, अगर आपने थोड़ा बहुत बीमारी को कंट्रोल किया भी, लेकिन आपका वेरवा या दूसरे जो ट्रोपिलेप्स माइट है वो भी और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, और फिर कोई सामान्य दवाई उनके ऊपर काम नहीं करेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि सल्फर, फॉर्मिक और मिथाइल, इन्हीं की सहायता से आप माइट कंट्रोल रखें, नियंत्रित रखें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके बक्सों में नहीं आएगी। दूसरी तरह की दवाइयाँ जो किसान भाई अज्ञानतावश प्रयोग करते हैं, जैसे कैल्शियम कुछ लोग फीड में मिला के देते हैं, एग फॉर्मूला कुछ लोग देते हैं, और ये विमराल वगैरह जो गाय भैंसों में प्रयोग करते हैं इन दवाओं का। देखिए, कैल्शियम विमराल उन जानवरों के लिए होता है जिनमें मांस की मात्रा बढ़ानी होती है या जिनमें हड्डी होती है, कैल्शियम उनमें प्रयोग होता है। विमराल वहाँ प्रयोग होता है जहाँ मांस, मधुमक्खी में ना हड्डी है ना मांस है, तो कोई उपयोग नहीं है, बिना मतलब आप जो है अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो इसलिए इस तरह की दवाइयों का कोई फ़ायदा मधुमक्खी पालन में नहीं है। केवल सल्फर फॉर्मिक मिथाइल इन दवाओं का आप प्रयोग करें, समय समय पर करते रहें, माइट नियंत्रित रखें, तो मैं सुपर में कॉलोनी रखें, तो मैं समझता हूँ आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रॉडबेड जीरो टिलेज यंत्र द्वारा गेहूं की खेती पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान खरीफ फसल की कटाई के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो वो गेहूं की फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब वो जल्द से जल्द बुआई कर दें। तो इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ब्रॉडबेड जीरो टिलेज बुआई यंत्र का निर्माण किया है, जिसके द्वारा फसल काटने के बाद सीधे खेत में बुआई की जा सकती है। तो इस यंत्र से गेहूं की बुआई किस तरह से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। अरहर के बाद में जो गेहूं की फसल लेते हैं तो शून्य जुताई पद्धति से अगर गेहूं की फसल लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पैदावार है अधिक मिलेगी। अरहर के बाद जब गेहूं की फसल बोते हैं तो थोड़ा देरी से बुवाई होती है, तो उसके लिए हमें जो है सीमेंट के माध्यम से जो ब्रॉडबेड फरो सिस्टम मशीन है वो और जीरो टिलेज तकनीक वाली मशीनें प्राप्त हुई। तो हमने 2010-11 में अरहर के बाद में जो है सबसे पहले गेहूं की जो जीरो टिलेज तकनीक द्वारा बुआई कराई, तो उससे किसानों को जो है समय से गेहूं की बुआई हो गई। और बुआई करने में हमको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, जो किसानों को 4 से 5 जुताइयाँ करनी पड़ती हैं, एक जुताई का खर्चा 750 से लेकर 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर बैठता है। तो हम देखते हैं कि 5-6 जुताई करने पर 5 से 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर हमारा अतिरिक्त व्यय होता है। दूसरा, जो हमारी गेहूँ की फसल है तैयारी करने में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है, तो उसमें जो है तैयारी का जो समय है वो बच जाता है, क्योंकि इस तकनीक में हम जो अरहर की जब पकने को होती है उससे 8 से 10 दिन पहले पानी छोड़ देते हैं। और जैसे ही हमारी पैर छेने की अवस्था आती है, अरहर को काट करके हम खेत से बाहर कर देते हैं और उसमें जो है जीरो टिलेज मशीन द्वारा जो है हम जो है उसमें बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो लागत है वो भी कम आती है। दूसरा जो है कि समय से बुआई होने पर हमें उत्पादन भी अधिक मिलता है, क्योंकि हमने जो है यहाँ देखा है कि जो गेहूं की बोनी है प्रतिदिन लेट होने पर 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर पैदावार हमको देर से बोने पर मिलती है। तो उससे जो है हमारा अगर 10 दिन लेट होते हैं तो 2.5 से लेकर के 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार कम मिलती है। तो एक तो हमें जो है इससे समय से बोनी हो जाती है, दूसरा डीजल कम फूकता है और उससे पर्यावरण भी संतुलित रहता है। तीसरा, ये पानी भी इसमें, क्योंकि जो ब्रॉडबेड फरो सिस्टम है इसमें जो पानी हम देते हैं इसमें 35 से लेकर के 40% तक पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि जो पानी है हम नाली में देते हैं। इसका जो पानी है हम नाली में देते हैं केवल, और नाली से ही नमी उसको जो है पौधे को मिल जाती है और पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, पौधा गिरता नहीं है और नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो इससे जो है हमें कई फ़ायदे हैं। तो ये जो शून्य जुताई पद्धति है, जीरो टिलेज तकनीक है, इसको जो हम बढ़ावा दें। अरहर के बाद में अगर गेहूं की फसल ले रहे हैं तो यहाँ MP 4010 बहुत अच्छी वैरायटी है, GW 173 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये देर से बोई जानी वैरायटी जो है इनको आप बो सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा देर नहीं है। तो हम MP 4010 जो हमारा गेहूं है बहुत अच्छी प्रजाति है ये, तो इसकी जो हम बोनी कर सकते हैं और इससे उत्पादन 50 से लेकर के 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। इसमें जो परमानेंट बेड है इसमें हम दोनों तरह से बोनी कर सकते हैं। या तो हमने जो है जो कटाई से पहले पानी छोड़ दिया है तो हम जो है नमी पर बोनी कर दें, और जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जो है शुष्क बुआई भी की है, जहां नमी कम थी वहां हमने सीधे सीधे इसमें बोनी कर दी है, उसके बाद पानी दे दिया है। तो इससे भी हमारा जमाव समय से हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम जो है ये बुआई कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें जो सिंचाई है, सिंचाई जो पहली सिंचाई है हमें 21 से 25 दिन के बीच में अवश्य कर देना है। उससे क्या है कि 21 से 25 दिन के बीच में हमारी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज रहती है, तो उस समय अगर जड़ों में नमी नहीं होगी तो जड़ों का विकास कम होगा और किल्ले कम फूटेंगे।
तो आप देखेंगे कि अगर नमी अच्छी है तो हमारा 21 दिन पर जो हमारा जड़ों का विकास अच्छा होगा। उसके बाद टिलरिंग अवस्था आती है तो उसमें टिलर्स भी अच्छे निकलेंगे और जो भी टिलर्स होंगे वो इफेक्टिव होंगे, सभी में बालियाँ आएंगी। दूसरा ये कि 21 से 25 दिन के बाद में हम देखेंगे उसमें कुछ खरपतवार भी हो जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। तो उसके लिए जो है हमें अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसके लिए मैट सल्फ्यूरॉन 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। और अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो 13.5 ग्राम जो हमारा सल्फोसल्फ्यूरॉन दवा आती है उसको 200 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति एकड़ हम जो है छिड़काव कर दें 30 से 35 दिन की अवस्था पर। तो हमारा जो है सकरी पत्ती वाले जो गेहूं का मावा विशेष रूप से इस क्षेत्रों में होता है उसका नियंत्रण हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गसरी बलरामपुर के शीतल मौर्य ने। आपने प्रो ट्रे में सब्जी फसलों की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें प्रो ट्रे जो नर्सरी है वो क्यों लगानी चाहिए। इसका लगाने का मुख्य कारण यह है कि जब हम प्रो ट्रे नर्सरी लगाते हैं तो हम बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी फल, बेमौसमी फूल, उनके लिए हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आजकल पॉली हाउस तकनीक जो है वो काफ़ी प्रचलित है। पॉली हाउस में हम हाइब्रिड प्रजाति के बीज जो हैं वो लगाते हैं। अब हाइब्रिड प्रजाति का जो बीज आता है वो बहुत महंगा होता है। अगर हमें किसान भाइयों को नुकसान से बचाना है तो उसको बचाने के लिए एक जो तरीका है वो प्रो ट्रे नर्सरी है। प्रो ट्रे में एक एक बीज हम एक सेल में लगाते हैं। एक सेल में लगाने के बाद जो वो एक पौधे के रूप में तैयार होता है और जो पौधा बीज से तैयार होता है वो काफ़ी हुष्ट पुष्ट होता है और उसमें पौधे के मरने के जो कारण हैं वो बहुत नगण्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रो ट्रे की। प्रो ट्रे बाज़ार में कहाँ पर उपलब्ध है, कैसे हम उसको खरीद सकते हैं, किस किस साइज़ की आती है। देखिए जो हमारी प्रो ट्रे आती हैं उसका अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग प्रकार की प्रो ट्रे आती हैं। जितनी भी जो टमाटर या छोटे छोटे बीज वाली जो प्रजातियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनको लगाने के लिए छोटे सेल साइज़ वाली प्रो ट्रे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जो बड़े बीज वाली सब्जियां हैं उसके लिए बड़े बीज की, बड़े साइज़ की जो सेल साइज़ वाली प्रो ट्रे होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। खीरे के लिए देखा गया है सामान्य रूप से हम 1.5 से 4 इंच वाले सेल साइज़ की प्रो ट्रे का इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे ही टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च, इसके लिए हम थोड़े से छोटे, यानी अगर जो हम बात करें कि टमाटर के लिए 3 इंच वाली सेल साइज़ वाली और अगर शिमला मिर्च और खीरे की बात करें तो 2 इंच सेल साइज़ वाली प्रो ट्रे का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रो ट्रे में कितने छिद्र होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग जो निर्माता हैं वो अलग अलग हिसाब से उसको तैयार करते हैं। कई जो छोटे छिद्र वाली जो प्रो ट्रे आती हैं, जो प्लास्टिक ट्रे जिनको हम बोलते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 50 होता है या 98 होता है। अलग अलग 101 की आती है, 90 छिद्र वाली भी प्रो ट्रे आती हैं। प्रो ट्रे का दूसरा फ़ायदा यह भी होता है कि जहाँ पर किसी को ले जाना चाहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी प्रो ट्रे ले जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। आप प्लास्टिक की प्रो ट्रे हैं उनको आप गाड़ियों में रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। हम प्रो ट्रे यूज़ करते हैं, उसका लगभग कीमत 50 से 60 रुपये प्रति प्रो ट्रे हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बात करते हैं कि नर्सरी में जैसे प्रो ट्रे है उसमें किसान भाई कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। कई तरह के माध्यम आते हैं जो आप प्रो ट्रे में डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोकोपीट, जो नारियल की भूसी होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जो हमारे पास केंचुआ खाद होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं 1/1, यानी दोनों को एक एक भाग मिलाकर उसको एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को प्रो ट्रे में भरा जाता है। उस प्रो ट्रे को भरने के बाद उसके अंदर एक एक बीज हर एक छिद्र में डाला जाता है। उस छिद्र में डालने के बाद उसको थोड़ा सा पानी से सींचा जाता है और फिर अनुकूल वातावरण में
वो प्रो ट्रे में सीड डालकर उसको रख देते हैं। और कहीं पर भी जहाँ पर छाया वाला स्थान है, शुरू के 1-2 दिन आपको बीज को थोड़ा छाया वाले स्थान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको आप अपने मन मुताबिक, जहाँ पर पानी ज़्यादा ना हो, जहाँ पर सूर्य के किरणें जो हैं वो हमारी प्रो ट्रे पर ठीक ढंग से आए, ऐसी जगह पर, जो हवादार हो, ऐसी जगह पर उन प्रो ट्रे को रखा जाता है। और फसल के हिसाब से बीजों के जमने का समय अलग अलग हो। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि बीज डालने के बाद हल्की सी सिंचाई आपको प्रो ट्रे की करनी पड़ेगी। सिंचाई के बाद 1 से 2 दिन बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे ही रोए आ जाते हैं बीज से, एक से 2 दिन में खीरे में दूसरे या तीसरे दिन में है, यानी जर्मिनेट कर रहा है, जो भी हमारी प्रो ट्रे है उसको ठीक ढंग से हमें पानी देना चाहिए। रोज पानी देने के बाद मुख्य फील्ड में जब हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं, रोपाई करते हैं, मुख्य फील्ड में रोपाई करने से पहले उसको ठीक तरह से हमें हार्डन करना पड़ेगा। हार्डन का मतलब होता है जैसे टमाटर, मिर्च वगैरह, तो इनको हार्डन करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब आप प्रत्यारोपित करने वाले हैं, मान लीजिए आप परसों उसको प्रत्यारोपित करने वाले हैं, तो उससे 3 से 4 दिन पहले उसको पानी देना रोक देना होता है। तो ऐसा करने से जब हम पानी रोक देते हैं तो वो जो हमारी जो सीडलिंग है वो हार्डन हो जाती है। तो प्रो ट्रे में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पूरे के पूरे पौध को बिना उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए आप मुख्य खेत में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर की दशा में जौ की उन्नत बुआई पर जानकारी, पत्ती और दाने के लिए धनिया की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।